हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा 4 मई का इनसाइट करंट अफेयर पीआईबी नोट्स 2021 के। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखिए क्या है, जीएस पेपर 2 से ही है। कांगो में जो हालिया इबोला प्रकोप है उसका अंत होने की घोषणा हो गई है। ठीक है, तो इसका जो 12वां इबोला प्रकोप था, मतलब 12th टाइम ये जो आया था, तो इसको जो है ख़त्म होने की, इसके अंत की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो इसकी लोकेशन अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो 7 फरवरी 2021 को जो है ये आया था यहाँ पे इबोला, और इससे जो है कुल 12 मामले सामने आए। उसके बाद कांगो की जो प्रतिक्रिया टीम और स्वास्थ्य भागीदारी के अनुभव, उनकी बदौलत क्या हुआ, जो महामारी थी उस पर इसकी घोषणा के 3 महीने से भी कम समय में, मतलब 7 फरवरी को आया था और 3 महीने से भी कम समय पर इस पर नियंत्रण पा लिया गया। अब इबोला देखते क्या है। तो इबोला क्या है, विषाणु रोग, मनुष्यों में फैलने वाली एक घातक बीमारी है ये। इसके लिए पहले जो है इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, मतलब इसमें रक्तस्रावी बुखार होता था, तो उसकी वजह से इसका ये नाम था। इबोला का प्रसरण कैसा होता था, वन्य जीवों से जो है मनुष्यों में, मतलब जो नॉनवेज खाने वाले हैं, और फिर जो मानव आबादी है उससे मानव संचरण माध्यम से ये फैलता था। ठीक है, तो औसतन अगर इबोला विषाणु रोग मामलों में मृत्यु दर अगर देखें तो लगभग 50% जो है लोग मर जाते थे। इस बीमारी के पिछले प्रकोपों के दौरान संक्रमित मामलों में, जो इससे पिछले जो मामले आए उसमें 25 से 90% जो तक जो मामले हैं वो परिवर्तित होते रहते थे। ठीक है, जो हमारी मृत्यु, मतलब जो मृत्यु दर थी इनकी, वो 25 से 90% तक परिवर्तित होती रहती थी। ठीक है, पहले जो आते थे मामले उसमें 50% लोग मर जाते थे। उसके बाद इसकी निवारण और जो रोकथाम है, तो उसके लिए जो है जो सामुदायिक भागीदारी होती है। ठीक है, जैसे कोरोना में भी आप देखें तो अगर सब मिलकर अगर इसके खिलाफ़ लड़े तो काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ही इसमें सामूहिक भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, प्रकोप पर अच्छे तरीके से नियंत्रण, संक्रमित मामलों का प्रबंधन, निगरानी, संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान करना, उपयुक्त प्रयोगशालाएँ सेवाएँ और सामाजिक जागरूकता पर ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है। उपचार क्या है इसका, कोई भी इसका प्रमाणिक उपचार नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब हमारे अगर कोरोना की बात करें तो इसकी अभी तक कोई 100% ऐसी दवाई नहीं है जो इसे ठीक कर दे, तो उसी टाइप से इसका भी कोई प्रमाणिक उपचार नहीं है। ठीक है, हालांकि रक्त चिकित्सा, प्रतिरक्षा, ड्रग थेरेपी और पुनर्जलीकरण, मतलब जो पानी कमी हो जाता है उसको पूरा करना आदि जो है इसको रोग उपचार इससे विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला भी जीएस पेपर 2 से ही है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। तो ये थोड़ा सा इबोला के बारे में और दे रखा है। इसे सिम्टम क्या होता है, फीवर, हेडेक, जॉइंट मसल पेन, सोर थ्रोट, वीकनेस आ जाती है, फॉलोड बाय डायरिया, वोमिटिंग लग जाती है, रैश, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ डिजीज़ क्या है, इन्फेक्शन विद इबोला वायरस नेम्ड आफ्टर द रिवर इन कोंगो, जो कोंगर में रिवर थी कोंगो में इबोला, उसके नाम पर इसे रखा गया। जो फर्स्ट कब मिला था, ये 1976 में। कंफर्म ह्यूमन केस जो 1976 में आया था फर्स्ट केस इसका। ठीक है, तो ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर सूडान है, यहाँ पे गैबोन है, और इसके बीच में एक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। ठीक है, हाउ इट स्प्रेड, कैसे फैलता है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड सिक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी का खून बह रहा है, अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए कोई पर्सन तो उससे फैलता है। कॉन्टैक्टेड विद कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट और नीडल एज सच एज नीडल, मान लीजिए कोई जो सुई है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के लगी और वही सेम अगर दूसरे के लग जाए तो। कॉन्टैक्टेड विद इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में आ जाए, पॉसिबली ईटिंग आफ्टर कॉन्टामिनेटेड, कोई मीट अगर खा लिया जाए, नॉनवेज खा लिया जाए। ट्रीटमेंट क्या है, नो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, सिक पर्सन आइसोलेटेड, गिवन फ्लूइड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन। उसके बाद UNHCR, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। तो हाल ही में जो हमारे जो मणिपुर उच्च न्यायालय उसके द्वारा जो फरवरी माह में जो यहाँ पे म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, वहाँ से जो है 7 नागरिक यहाँ पे आ गए थे मणिपुर में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी उच्चायोग जो UNHCR है, उससे सुरक्षा हासिल करने हेतु नई दिल्ली की यात्रा करने की इन्होंने अनुमति मिल गई इनको। ठीक है, अदालत द्वारा की गई टिप्पणी, तो भारत जो है जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का जो है पक्षकार देश नहीं है, किंतु यह जो है इसका पक्षकार नहीं है, पर इन दो का जो ये है UDHR,
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार नियम 1966, इस पर ये हस्ताक्षर करता देश है। ठीक है, मतलब इनके अधिकार जो 7 नागरिक है, ये इन दोनों में भी तो आते हैं। ठीक है, इन पर हस्ताक्षर करता है, इसका नहीं है, पर ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभी समय का, तो इसकी वजह से भारत इन्हें सपोर्ट कर रहा है, सातों नागरिकों को। इसके अलावा जो संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, उसमें भी जो है शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने का अधिकार सुनिश्चित रूप से शामिल किया जाएगा। मतलब ये जो है, इसमें ये वाला पूरा आर्टिकल में ये वाला ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे रहने दिया जाए। नॉन रेफोलमेंट, अर्थात शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस भेजे जाने से मुक्ति क्या है, जिसे बोलते हैं नॉन रेफोलमेंट। ठीक है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत होता है जिसके अनुसार अपने देश में होने वाले उत्पीड़न से बचने के लिए किसी दूसरे देश में शरण मांगने आए हुए व्यक्तियों को वापस लौटाने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर इस देश में आ गया तो उसे विवश ना करे कि वो अपने देश में वापस जाए। और अकॉर्डिंग टू UNHCR, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र, जो हमारा UNHCR है, वो संयुक्त राष्ट्र की एक शरणार्थी संस्था है। ठीक है, UN की एक शरणार्थी संस्था है और एक वैश्विक संगठन भी है जो शरणार्थियों के जीवन बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए बेहतर भविष्य के निर्माण की प्रति समर्पित है। ठीक है, 1950 में इसे जो है उन लाखों यूरोपियों जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो वो थे ना, यूरोप की मदद, जो लाखों यूरोपियों की मदद के लिए गठित किया गया था, जो हमारे यूनान वो थे, मतलब यहूदियों को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भगाया गया था अपने उससे, तो उनके लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, अपने घर छोड़कर पलायन कर रहे थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, मतलब जब आपने वो देखा होगा, पढ़ा होगा हिटलर की हिस्ट्री, तो उसमें यहूदियों को भगाया जा रहा था वहाँ से, तो उनके लिए इसे बनाया गया था उस समय पे। ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, मतलब इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामले मंत्री और एशियाई विकास डेवलपमेंट की जो भारत की जो गवर्नर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने यहाँ जो लचीले भविष्य के सहयोग, कोऑपरेशन फॉर ए रेजिलियंस फ्यूचर विषय पर गवर्नरों की एक संगोष्ठी में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो श्रीमती जो सीतारमण थी, उन्होंने कोविड और गैर कोविड संबंधी परियोजनाओं के लिए समयबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक की जो है सराहना की। अगर इसके बारे में देखें तो ADB है क्या? क्षेत्रीय विकास बैंक है, 19 दिसंबर 1966 में बना, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसे संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक का अधिकार दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसकी सदस्यता की अगर बात करें तो इसमें जो है जितने भी एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग है उसके सदस्य, और जो UNESCAP इसके जितने भी सदस्य हैं, और जो गैर क्षेत्रीय विकसित देश हैं उनको सदस्य के तौर पर सम्मिलित इसमें किया जाता है। UNESCAP इसको पहले एशिया एवं सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग ECAFE ये भी कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें तो ADB में 68 जो है सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। अगर इसमें मताधिकार की बात करें जो बैंक है, तो एशियाई विकास बैंक को विश्व बैंक की तर्ज पर बनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर इसे बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर कहीं आ जाए तो ADB किसके ऊपर बना है? वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर। इसमें विश्व बैंक के समान ही भारित मतदान प्रणाली होती है, जिसमें किसी राष्ट्र के मान लीजिए अगर किसी को पैसा चाहिए तो जितना उसने अंशदान होगा ना उस बैंक में, उतना ही उसे प्राप्त होता है। ठीक है, अगर अंशदान की बात करें तो सबसे बड़े 5 शेयरधारक कौन है? जापान और USA, दोनों के 6-6%। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4, भारत 6.3, ऑस्ट्रेलिया 5.8। इसकी भूमिका और इसके कार्य क्या है? तो ADB जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो भी समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरण रूप से संवहनीय विकास, क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए जो समर्पित है। मेनली मतलब ये क्या करता है? गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। इन कार्यों को ऋण, अनुदान, सूचना की साझेदारी, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, वित्तीय और सार्वजनिक प्रशासन प्रणालियाँ, राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए करने में सहयोग तथा जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बेहतर प्रबंधन आदि क्षेत्र में निवेश के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अगला टॉपिक है GS पेपर 3 से साइंस एंड टेक का है, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, तो ये क्या है? अल्पकाल के लिए शुक्र ग्रह जो है उसके निकट से गुजरने के टाइम पे जो
पार्कर सोलर प्रोब था जो कि नासा द्वारा भेजा गया, उसने एक प्राकृतिक नेचुरल रेडियो जो सिग्नल है उसका पता लगाया है, ठीक है, जिससे अंतरिक्ष यान के शुक्र ग्रह के ऊपर वायुमंडल से होकर उड़ान भरने के बारे में ज्ञात हुआ है। लगभग 30 वर्षों से शुक्र ग्रह के वातावरण का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था, मतलब मिला यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी की भांति अगर शुक्र ग्रह के वायुमंडल के ऊपरी भाग में विद्युत आवेशित परत होती है, जिसे आयन मंडल कहते हैं, जिसमें मतलब आयन आयन होता है ना, विद्युत आवेश होता है इसके अंदर भी। आवेशित गैसों तथा प्लाज्मा के इस महासागर के प्राकृतिक रूप से रेडियो तरंगों का जो है उत्सर्जन होता है यहाँ से। सेम मतलब इनको जुड़वा बहने भी कहते हैं दोनों ग्रह को। इस खोज से इस बात की पुष्टि होती है कि शुक्र का ऊपरी वायुमंडल जो है सौर चक्र के दौरान पेचीदा परिवर्तनों से गुजरा होगा। सौर चक्र जो है सूर्य की प्रति 11 साल में होने वाली गतिविधियों का एक चक्र होता है, मतलब हर 11 साल में जो है सौर चक्र होता है। यह शुक्र और पृथ्वी की भिन्नता और इसके कारणों को सुलझाते हुए सबसे नवीनतम संकेत प्राप्त होते हैं। पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन के बारे में। अच्छा, ये पृष्ठभूमि समान प्रक्रियाओं से निर्मित, देखिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह, पृथ्वी और शुक्र को। बस फ़र्क इतना है कि जो शुक्र ग्रह है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है और इसकी सतह तापमान सीसा को पिघलाने के लिए आवश्यक तापमान से अधिक है, मतलब टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा है। अगर मिशन के बारे में बात करें तो नासा का जो ऐतिहासिक पार्कर सोलर प्रोब मिशन है सूर्य के बारे में अब तक ज्ञात जानकारी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जहाँ पर बदलती हुई परिस्थितियाँ पृथ्वी तथा अन्य दुनियाओं की को जो प्रभावित करती हुई संपूर्ण सौर प्रणाली में प्रसारित होती है, उसके बारे में ये पता लगाएगा। तो जो पार्कर सोलर प्रोब किसी भी जो अंतरिक्ष यान की तुलना में अत्यधिक तापमान और विकिरण का सामना करते हुए सूर्य की जो सतह है उससे सर्वाधिक नज़दीक से होकर सूर्य के जो वायुमंडल है उससे गुजरेगा, ठीक है, जो सन है हमारा उसके वायुमंडल से ये गुजरेगा और अंततः मानवता के लिए तारे का अब तक का सबसे निकटतम पर्यवेक्षण जो है प्रदान करेगा। पार्कर जो सोलर प्रोब है उसकी यात्रा सूर्य के वातावरण के रहस्य को उजागर करने के क्रम में पार्कर सोलर प्रोब जो है लगभग 7 वर्षों से 7 परिभ्रमणों के दौरान शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करेगा। मतलब वो क्या कर रहा है कि सूर्य है ये, तो इसके ऐसे 7 जो है चक्कर लगा चुका है, तो यहाँ पे जब सूर्य जो शुक्र उसके पास आएगा तो वो उसके जो वो है गुरुत्वाकर्षण है उसका यूज़ करेगा यहाँ पे आगे, ठीक है, और धीरे धीरे अपनी कक्षा को सूर्य के नज़दीक स्थापित करेगा। इससे जो पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान है सूर्य की सतह से 9 मिलियन मील की दूरी पर है और जो बुध ग्रह की कक्षा है उसके भीतर से होकर सूर्य के वायुमंडल से गुजरेगा, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, सबसे पहले जो सौर कोरोना है, मतलब सौर कोरोना क्या है, एक सूर्य के ऊपर जो एक तरह की प्लाज्मा होती है, मतलब जब जैसे अगर आपका वो होता है ना सूर्य ग्रहण होता है तो उस पर आप जब सन को देखेंगे कंप्लीट सूर्य ग्रहण में तो इस टाइप से कुछ दिखेगा साइडों से, ठीक है, तो उसे सौर कोरोना कहते हैं। और जो सौर हवा है उसको गर्म करने और गति प्रदान करने वाली ऊर्जा का जो प्रवाह है उसका पता लगाएगा। उसके बाद सौर हवा के जो स्रोत होते हैं उन पर प्लाज्मा और जो चुंबकीय क्षेत्र की संरचना है और जो गतिशीलता है उसका निर्धारण करेगा। ऊर्जा कणों की जो गति प्रदान करने और इनका परिवहन करने वाली जो प्रणाली है उसका अन्वेषण करेगा, मतलब उस पर जो है शोध करेगा, रिसर्च करेगा। अगला पेपर है जीएस पेपर 4 से कोविड प्रभावित परिवारों के बच्चों को पुलिस की मदद। मतलब जो गौतम बुद्ध नगर में है, जो जिनके मतलब माँ बाप को कोरोना हो गया उनके बच्चों को जो है वहाँ के एक आईपीएस ऑफिसर है उनके द्वारा तो जो है खाना और जो मतलब जो कुछ अनाथ बच्चे हैं उनको तो गोद लिए जाने का मतलब प्रबंध किया जा रहा है, ठीक है। तो आईपीएस अधिकारी हैं, इनका नाम क्या है, वृंदा शुक्ला, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए मतलब वो जैसे हॉस्पिटल में आते हैं अपने माँ बाप को देखने तो उनके लिए खाना वगैरह पूरे दिन अरेंज होता है। ये मतलब आपके एथिक्स वगैरह में या कहीं पे भी अच्छा सा एग्जाम्पल देने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो हाल ही में नोएडा महिला सुरक्षा प्रभारी के रूप में तैनात एक युवा आईपीएस अधिकारी पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले संसाधनों को कोविड प्रभावित परिवारों के बच्चों की मदद करने में उपयोग कर रही है। इन बच्चों के परिवार में इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इस अधिकारी द्वारा जिन बच्चों के माता पिता होम आइसोलेशन में हैं उनको जिला अस्पतालों में कोविड परीक्षण कराने हेतु लाने ले जाने के लिए टीम भेजी है। मतलब उनके माँ बाप होम आइसोलेशन में तो उनके बच्चों को जो है हॉस्पिटल में मतलब लाने ले जाने के लिए पूरी टीम लगा रखी है इन्होंने।
ठीक है, ताकि इनको भी कोविड से चेक कराने के लिए प्रतिदिन कई बार भोजन प्रदान किया जाता है। और यहाँ तक कि इन बच्चों के शैक्षणिक भविष्य और महामारी के कहर की वजह से अनाथ हुई जो भाई बहन हैं, उनको संभावित रूप से गोद लेने वालों का भी इसमें प्रबंध करने का उदाहरण देखे गए हैं। जो शुक्ला जी है, सुश्री शुक्ला, इन्होंने ऐसे परिवार को सहायता करने को आगे आने के लिए स्वयं सेवकों से और सोशल मीडिया पर अनुरोध कर रही है। इनकी अपील के बाद कम से कम 35 ऐसे स्वयं सेवकों की एक पूरी टीम बन चुकी है। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट। उसके बाद प्रीलिम्स फैक्ट में क्या है, काचिन जनसमूह जो कि एक जगह है, मतलब जो कि उत्तरी म्यांमार और भारत के भी जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, चीन के यूनान प्रांत, ठीक है, तो इन सब के जो है बीच में एक जगह है जहाँ असम में असम में निवास करने वाले जातीय समूह का एक संघ है। ठीक है, काचिन जनसमूह शब्द का प्रयोग चीन के जो जिंगपो है लोगों के एक उप समूह के रूप में किया जाता है। चर्चा का कारण क्यों है? क्योंकि म्यांमार की जो सैन्य सरकार है उसके खिलाफ काचिन राज्य और देश में अन्य जगहों पर विरोध जारी है। देखिए ये जगह है, ठीक है, इधर से इंडिया का अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, इधर से चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, ये पूरी जगह है वो। ठीक है, सूत्र मॉडल। सूत्र की फुल फॉर्म क्या है? ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेबल, टेस्टेड एंड रिमूव्ड अप्रोच। मॉडल का यूज़ किया जा रहा है, मतलब कोविड-19 पर्यवेक्षण का पूर्वानुमान लगाने के लिए जो कानपुर और हैदराबाद है उसके आईआईटी के वैज्ञानिकों द्वारा इसका सूत्रा का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 मुख्य मापदंड होते हैं। सबसे पहला बीटा, जिसे मतलब ये पता चलता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो कितने लोगों के टच में आया है। ठीक है, जिसको हम आर नोट मान लेते हैं, उससे संबंधित होता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उसके संक्रमण के दौरान वायरस से संक्रमित होने वाले अन्य लोगों की संख्या होती है। उसके बाद पहुंच होता है दूसरा मानक, जो महामारी के प्रति आबादी के जोखिम के स्तर को मापता है। तीसरा होता है एप्सिलॉन, जो पता लगाए और गैर पता लगाए गए मामलों का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब कितने पता लगा लिए, कितने नहीं लगाए। ठीक है, तो बस इतना ही है फ़िलहाल अभी के लिए। और देखता हूँ मैं कल एक क्या बोलते हैं हमारे जो फरवरी का उसको कंटिन्यू करूँगा, साथ में PT 365। ठीक है, तो तब तक के लिए पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उसके अलावा शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो कल का।